हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जहां पर हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक प्रोसेस देखा था, कैसे होता है, कौन क्या करता है, और इसकी एक डेफिनेशन क्लॉज देखा था, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था 27 विच 37 जो डील करता है हमारा किससे, क्रेडिट कॉर्पोरेट पर्सन से, 28 कॉर्पोरेट डेटर्स, 310 सॉरी दोबारा से ये कल वाली दिक्कत आज भी हो रही है। ओके, 37 कॉर्पोरेट पर्सन, 38 कॉर्पोरेट डेटर, 310 क्रेडिटर, 317 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये याद रखिएगा, सेक्शन 3 है एंड 27। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में हम लोग जाते हैं, जिसमें हमें सेक्शन 57 फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 520 ऑपरेशनल क्रेडिटर की ये याद रखनी है। 55 कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है? सीए हमारा कॉर्पोरेट डेटर होता है या उसके कोई भी रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये हमने कल डेफिनेशन क्लॉज करा था, तो एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं। 3(1) हमारा बोर्ड की बात करता है। बोर्ड इसमें इब्बी होगा, जो भी होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा काफी चीजें अपॉइंट करता है। जब आईआरपी होता है वो भी अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव भी इब्बी ही अपॉइंट करता है। फिर उसके बाद 37 हमारा कॉर्पोरेट पर्सन होता है। कॉर्पोरेट पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, और कोई और लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर इंडियन लॉ डज नॉट इंक्लूड एफएसपी, जो हमने सेक्शन 2 में इसकी वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी वो। सेक्शन 2 में एफएसपी में मैंने आपको बताया बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होंगी, एआरसी मतलब असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होगी, म्यूचुअल फंड्स नहीं होंगे, एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 23738 कॉर्पोरेट डेटर ये याद रखना है। 310 भाई डेफिनेशन क्लॉज याद करना बहुत ही मुश्किल है, पर आप दोबारा देखते रहोगे तभी मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। 5 सेक्शन 5 वॉज कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। फिर उसके बाद 57 वॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड 520 इज ऑपरेशनल क्रेडिटर। इनिशिएशन डेट आईडी जो हमारी होगी वो कब होगी? आईडी जब हमारी होगी जब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है फाइल करेगा अपने फॉर सीआईआरपी प्रोसेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। ठीक है, 180 डेज में कंप्लीट करना है। वैसे टोटल इसके 330 डेज होते हैं। फिर उसके बाद लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कब होगी? जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये आपको कुछ चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी है। सेक्शन 4 हमने कल बात की थी कि क्या कहते हैं, कौन इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी सेक्शन 4 बात करता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है फॉर सीआईआरपी। तो जो भी क्या कहते हैं फॉर्म में जिसका डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ है, इसने सेट कर रखी है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं सीआईआरपी के लिए इनिशिएशन सीआईआरपी के लिए फाइल कर सकते हैं। और इन एमएसएमई जो हम लोग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान जो होता है हमारा, उसके लिए पीपीआईआरपी जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो उसके लिए जो लिमिट दे रखी है वो 10 लाख है, और वो हमारे सिर्फ एमएसएमई के लिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 हमारा क्या बात करते हैं? सेक्शन 6 बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन हमारा सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है। हमारा सीआईआरपी कौन इनिशिएट करेगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा 5(7) में दे रखा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हमारा 5(7) में देखा है। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो हमारा 5(10)(20) में दे रखा है, 5(20) में दे रखा है, जो हम इसका 8 पढ़ेंगे। और कॉर्पोरेट डेटर जो हमारा 5(5) में दे रखा है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि एमसीक्यू में वही आएंगे, तो बार बार रिवाइज कर लिया। तो हूँ में इनिशिएट आईआरपी, सीआईआरपी, तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, सेक्शन 6। सेक्शन 7 बात करता है कि जब सीआईआरपी इनिशिएशन होगा, किसके थ्रू इनिशिएट करेगा? कौन इनिशिएट करेगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर जब इनिशिएट करेगा हमारा सीआईआरपी, तो कौन फाइल कर सकता है? जब फाइनेंशियल क्रेडिटर करेगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद फाइल करेगा, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर जॉइंटली होंगे, क्या कहते हैं, तो वो जो भी रिलेटेड होंगे जॉइंटली, मतलब 2-3 एक क्रेडिटर तो मैंने आपको बताया नहीं होता। तो अब फाइनेंशियल क्रेडिटर की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया कि जो भी फाइनेंस और इसमें होंगे, तो कोई भी डेट ओ करेगा, फिर जो डेट ओ करता है कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियली, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर कहते हैं, जो हमारा सेक्शन 5(7) में दे रखा है ना।
57 में दे रखा है ना भाई। हाँ अरे भाई हाँ 57 में दे रखा है, ठीक है। तो ये इशू करेगा, कोई भी अगर उससे रिलेटेड होगा तो वो पर्सन इशू करेगा जॉइंटली, जो भी रिलेटेड होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर से या दूसरा कोई होगा तो वो यूज करेगा। ऑन द फॉलोइंग पर्सन नोटिफाइड सीजी में एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द एफसी। अब ये पर्सन जो नीचे मैंने आपको दे रखा है 4 पर्सन से, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इनको क्या कहते हैं नोटिफाई, अगर या फिर कोई और पर्सन जो नोटिफाई करेगा सीजी, ठीक है। गार्डियन, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन स्टेट ऑफ एफसी, ट्रस्टी including debenture trustee and person duly authorized by the board of directors of a company, ठीक है। ये लोग हमारी फाइनेंशियल क्रेडिटर के उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब कंसर्न पर्सन कौन कौन हुए हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर में? टोटल 5 हुए। सबसे पहले तो फाइनेंशियल 6 हुए, फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद या फिर कोई जॉइंटली जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ है वो लोग सारे मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और पर्सन ये जो नीचे दे रखे हैं वो सीजी के नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रस्टी होगा, कोई भी गारंटर होगा, कोई भी एग्जीक्यूटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज करेगा, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर सीआईआरपी प्रोसेस, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है वो बनाई है GET P, नहीं GETC, गेट सी, ठीक है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जी से गारंटर, ई से एग्जीक्यूटर, टी से ट्रस्टी और सी से हमारा हो गया क्या? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा जिसको। अब इतना तो आप याद करना ही पड़ेगा, आपको रोड लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया कौन कौन कंसर्न पार्टीज कौन कौन हो सकती है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये जो होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होंगे वो हमारा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करेंगे, ठीक है। अब वो प्रपोज किसको करेंगे? वो हमारा करते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी को। तो अब इसमें एडजुडिकेशन अथॉरिटी को वो प्रपोज कर देंगे नाम, और सारे एविडेंस भी देंगे उसको, क्या कहते हैं उसके साथ कि क्या क्या चीजें उसको डिफॉल्ट हुई है, और अगर वो कोई भी रिसिप्ट या फिर वो मांगेंगे वो सब कुछ इंक्लूड होंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो वो सारी ये लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देंगे। अब ये अप्लाई करेंगे, और अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होगी वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी ये सारे क्लेम्स, और इनके नाम 14 डेज का टाइम पीरियड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 और 7 डेज का टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 डेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गए, तो अब इनको 14 डेज एक्सेप्ट करेगी। देखो जैसे आपको बताती हूँ, डिफॉल्ट हुआ, यहाँ पर डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जाएगा हमारा डिफॉल्ट होने के बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है वो अप्लाई करेगा कहाँ? क्या कहते हैं ए के पास, जो कि हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अब ये अप्लाई क्या करेगा, किसके साथ अप्लाई करेगा? ये अप्लाई करेगा डॉक्यूमेंट जो चाहिए, क्या क्या चाहिए इसको डॉक्यूमेंट्स, वो चाहिए हमारे की क्या कहते हैं आईआरपी का नेम, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद डिफॉल्ट का एविडेंस और अदर इन्फो, एविडेंस और अदर इन्फो, ठीक है। अब ये करेगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज का टाइम पीरियड लगेगा टू डिसाइड, 14 डेज का टाइम पीरियड लिया डिसाइड करने के लिए, ठीक है। 14 डेज का टाइम पीरियड लिया डिसाइड करने के लिए। अब ये क्या होगा, क्या कहता है अगर इसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या कहते हैं तो ठीक वो है, और अगर उसको लगेगा क्या कहते हैं फाइनेंशियल तो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं इसका मतलब उनको कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर उनको लगेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि इसका ये जो क्लेम है वो तो सही है पर कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन और इन सब में डिफॉल्ट आ रहा है, तो वो इसको 7 डे का टाइम देगा, 7 डेज देगा टू रेक्टिफाई, ठीक है। 7 डेज दिए इसने, यहाँ पर 7 डेज दिए इसने टाइम टू रेक्टिफाई। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 डेज दिएगा रेक्टिफाई, फिर रेक्टिफाई होकर वो दोबारा अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट होगा उसका क्लेम, और फिर वहां से हमारा सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है डे एप्लीकेशन मतलब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो आईडी डेट, हम इसको आईडी डेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है,
कभी कभी ना टेक्नोलॉजी का बहुत ही होता है। आईडी डेट क्या होता है? आईडी डेट होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑथोरिटेटिव वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सा था? यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी थी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी 5(1) में दे रखी है, वो होती है इब्बी। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 5(1) में तो बोर्ड दे रखा है। हाँ, 5 सॉरी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनक्लैट में, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 5(1) में एनक्लैट है, ठीक है। 3(1) में बोर्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये आईडी डेट हुई जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जिस दिन फाइल कर रहा है, वो आईडी डेट है। फिर उसके बाद द डे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्टेड द एप्लीकेशंस इंसॉल्वेंसी कमेंसी डेट, आईसीडी। ये आईसीडी डेट है हमारी, जिस दिन हमारा कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाता है एजुडिकेशन, ठीक है। Default includes debt owned by owed to FC, not any other only applicant. सारे जो FC जो भी जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे उन सारे का डिफॉल्ट होगा, इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। सेक्शन 7 हमारा क्या बताता है? जब भी कोई क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई करेगा फॉर द CIP प्रोसेस, इनिशिएशन करेगा, वो एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद दे सकता है, और एनी अदर जॉइंटली फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा, जॉइंटली फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा तो वो दे सकता है। फिर और भी कोई दे सकता है? हाँ दे सकता है, विद सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के थ्रू। हमारा जी जो कि गारंटर है, ई एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉरी गार्डियन है, फिर ई एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर ट्रस्टी है ऑफ इंक्लूडिंग डिवेंचर ट्रस्टी। फिर उसके बाद कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी ऑथराइज करेगा कंपनी का उसको करने के लिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर। फिर उसके बाद जाके अप्लाई करने चला जाएगा एनक्लैट को, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 5(1), और वहां पर सारे एविडेंस के साथ और IRP का नेम प्रपोज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर मैंडेटरी है, ये जो चीज है IRP का नेम यहाँ पर मैंडेटरी है। जब हम आगे पढ़ेंगे कई जगह मैंडेटरी नहीं होगा एक उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्लाई कर सकता है, वो 14 डेज लगाएगा, एक्सेप्ट करेगा IRP का नाम, या फिर क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगा ये सारे क्लेम या नहीं, 14 डेज लगाएगा। अगर उसको लगेगा कोई कमी है तो रेक्टिफाई डेट करने के लिए 7 डेज होगा। जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर जा रहा है एनक्लैट के पास, उसको इनिशिएशन डेट कहते हैं, और जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसका क्लेम एक्सेप्ट करेगा उसको इनिशिएशन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कहते हैं, जिसको ICD है। सेकंड, सेक्शन 8 बात करता है हमारा, अच्छा ये भी है, ज्वाइंट एप्लीकेशन बाय FC। सेक्शन 21 में ज्वाइंट एप्लीकेशन दे रखी है। कौन कौन ज्वाइंट एप्लीकेशन दे रखा देता है? ये छोटी सी चीज है कि 100 क्रेडिटर्स अगर सेम क्लास के तो वो ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और 10% ऑफ नंबर ऑफ टोटल क्रेडिटर्स इन सेम क्लास, विच एवर इज लोअर, मतलब विच एवर इज हायर, तो फिर इसमें ये लोग फाइल कर सकते हैं। 100 और 10% का याद रखिएगा टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है। सेक्शन 21 में दे रखा है कि कभी कभी MCQ में पूछ लेते हैं कि जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो ऊपर मैंने बताया, तो फिर वहां पर कौन कौन क्रेडिटर जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला हुआ 100 क्रेडिटर्स अगर है सेम क्लास के, या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स है सेम क्लास के, ठीक है। फिर उसके बाद अब सेकंड आता है हम लोग IRP प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 520 में। अरे तो ये भाई, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के इसको बोल्ड करना, तो मेरे को देखो कैसे हाईलाइट हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो पर हाईलाइट तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पर सेक्शन नंबर तो याद ही रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो क्या कहते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर जो हमारा इनिशिएट करता है CIRP प्रोसेस। अब वो कैसे इनिशिएट करेगा? देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर के टाइम पे हमारा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था वो डायरेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा रहा था, पर यहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो डायरेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा। वो पहले एक डिमांड नोटिस सर्व करेगा, डिलीवर करेगा, और एक इनवॉइस डिलीवर करेगा कि पेमेंट कर दो भाई। अगर कॉर्पोरेट डेटर को, अगर कॉर्पोरेट डेटर पेमेंट नहीं करता है, कितने डेज के लिए? 10 डेज के लिए, तो वहां पर वो जा सकता है कि क्या कहता है कि हाँ चलो अब हम जाते हैं कहाँ पर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? ये डिमांड नोटिस डिलीवर करेगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस, अपना क्लेम मांगेगा भाई, कॉर्पोरेट डेटर को बोलेगा पैसे दे दो दे दो, 10 दिन का टाइम देगा कॉर्पोरेट डेटर टू रिप्लाई और टू चेक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट अमंग अमाउंट क्वालिफाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें चेक करेगा कि कोई डिस्प्यूट है,
क्वालिटी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कितना अमाउंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ पेंडिंग सूट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई सूट तो नहीं है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर जो होगा वो क्या कहते हैं, नेम जो होगा वो IRP का जो होता है वो जरूरी नहीं होता, प्रपोज करना ही मैंडेटरी नहीं है। जैसे ऊपर फाइनेंशियल क्रेडिटर में सेक्शन 7 में हमारा मैंडेटरी था, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, यहाँ ऑप्शनल है। ये बात याद रखनी है क्योंकि हमारे आगे के प्रोसेस में काफी काम आएगी। ठीक है, तो पहले इसने 10 डेज का डिमांड नोटिस दिया, फिर उसके बाद उसने अगर नहीं दिया, वापस नहीं दिया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया। वहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने चेक किया कि डिमांड का वो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है या नहीं, कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हमारी आर्बिट्रेशन में है या नहीं। अब ये क्या करेगा, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या देगा, ये इनवॉइस देगा, डिमांड नोटिस देगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस ऑफ डिमांड नोटिस। भाई इसको क्योंकि डिमांड नोटिस आपको पहले देना है 10 दिन का। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ये लिमिट क्यों डाली गई है? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन जो है 520 में है, और उसमें ये छोटे मोटे काम के लिए होता है ना। अरे हाँ, ये छोटे मोटे काम के लिए होता है। ठीक है, ये पूरे बड़े काम के लिए नहीं होंगे। तो फिर ये होते हैं छोटे छोटे, जैसे डेली चीजों में जैसे डील करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज में डिफॉल्ट पेमेंट हो जाती है तो वो। अब ये छोटी छोटी चीजों में अगर ये कोर्ट के पास चला गया तो इतना तो ट्रिब्यूनल के पास भी टाइम नहीं है, एंड क्लैट के पास थोड़ी टाइम है कि इतनी छोटी छोटी ट्रिवियल चीजों की भी क्या कहते हैं एप्लीकेशन करे, एंटरटेन करे। तो फिर ये कहते हैं भाई पहले तुम डिमांड नोटिस दे दो, अगर तब डिफॉल्ट कर रहा है तो तुम आ जाओ क्या कहते हैं कोर्ट के पास। अब ये सारी चीजें वो प्रूफ मांगेगा कि तुमने डिमांड नोटिस 10 डेज का दिया है या नहीं। तो फिर यहाँ पर वो मांगा सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ OC, अगर अवेलेबल है तो दे देगा। फिर उसके बाद यही सेम प्रोसेस की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी, 14 डेज लगाएगा वो एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में, क्लेम रेक्टिफाई करेगा कि 7 दिन में वो हो सकता है या नहीं। अब ये जो क्लेम है ये विड्रॉ भी तो कर सकता है शायद से। हाँ, अगर सबमिशन कर दिया क्लेम का, क्रेडिटर जो है अल्टर कर सकता है। हाँ, अंडर सेक्शन 38 अल्टर कर सकता है विद इन 14 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ लिक्विडेशन का के अंदर ये अल्टर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। वहां पर था सेक्शन 21 जो हमारा ज्वाइंट क्रेडिटर की बात करते हैं, यहाँ पर है सेक्शन 38 में कि वो अल्टर कर सकता है अपना क्लेम कि मैंने पहले इतना बोला था, मुझे पर इतना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती हो गई या कुछ भी। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दोनों डील करता है हमारा किससे, ऑपरेशनल क्रेडिटर से, क्लेम से। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर से डील करता है, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं सेक्शन 7 हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर से हुआ, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर से हुआ। फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन हमारा सेक्शन 5(7) में दे रखी है, और इसकी डेफिनेशन हमारी 5(8) में दे रखी है, 5(7) में ही दे रखी है। हाँ, इसकी डेफिनेशन हमारी 5(20) में दे रखी है ऑपरेशनल क्रेडिटर की। हाँ, 5(7), 5(a) की कॉपरेटर गारंटर है, 5 सेक्शन 5(5) कॉपरेट एप्लीकेंट है, एंड सेक्शन 3(8) हमारा कॉपरेट डेटर है, 3(10) हमारा क्रेडिटर है, 3(17) याद रखेगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है। ठीक है भाई, ऑपरेशन क्रेडिटर तक मैंने आपको बता दिया। 7 डेज का इंपॉर्टेंट है, डिमांड नोटिस होगा 10 डेज का। ये 3 थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 10 बात करता है हमारा जो इनिशिएशन होगा CIP प्रोसेस, जो कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ मतलब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट विच वाज गिवन अंडर सेक्शन 5(5). तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अगर यहाँ पर हमारा CIP प्रोसेस खुद भी इनिशिएट कर सकता है। अब वो किसको देगा, वो सीधे अपनी जो होगा वो देगा क्या कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि 5(1) में है हमारी एनक्लैट, जो कि 408 और कंपनीज एक्ट से क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट से हमारी एस्टेब्लिश हुई है। तो वहां पर वो देगा, हमारी एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब ये एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करेगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटेल्स ऑफ RP प्रपोजल्स, हाँ ये सारी करेगी। बोर्ड का अप्रूवल है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर उसका कि बैंक का दिवाला निकल गया उसका प्रूफ मांग सकते हैं। अब वो IRP का प्रोसेस यहाँ पर भी मैंडेटरी है। IRP का नाम वो देगा जो हमारा प्रोफेशनल है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देगा, और उसमें होगा क्या कहते हैं रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी के थ्रू जा सकता है अगर जो 3/4 है, और अगर LLP है तो वो फाइलिंग एप्लीकेशन से अप्रूव कर सकता है IRP का नाम। फिर IRP का नाम देगा 14-7 डेज, इसमें भी है। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट डेटर में कि वो डायरेक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। फिर उसके बाद IRP का नाम इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है इसमें भी। और अगर इसको IRP का नाम कैसे सिलेक्ट करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू सिलेक्ट करेंगे ये लोग, और रेजोल्यूशन अगर LLP है तो 3/4 से सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है। अब सेक्शन 10A जो हमारी बात करते हैं, सेक्शन मतलब ये पूरा हमारा तीनों, मतलब अगर हम लोग इसको समअप करें, सेक्शन 6 में बताया कि कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है हमारा CIRP प्रोसेस के लिए, है ना। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सेक्शन 8 और 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जिसका हमारा डिमांड नोटिस वाला पीरियड्स वाला याद रखेगा, और सेक्शन 10 में हमारा कॉर्पोरेट डेटर 14 डेज का दोनों में पीरियड रहेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब सेक्शन 10A बात करता है, अगर हम पढ़े कि सेक्शन 10A ऑफ IBC सस्पेंड्स starting of a CIRP or financial defaults, it stop application by the financial creditor, operational creditors or corporate applicants. Defaults happening between March 25-21. No one can ever file an insolvency case default from the specific time. तो ये सस्पेंशन की बात करता है, सस्पेंशन विंडो की बात करते हैं। पहले टाइम पीरियड बता देती है इसमें, मार्च 24, मार्च 25, 2020 और एंडिंग मार्च 24 है। तो ये परमानेंट बार लगाता है। लॉ सेज नो एप्लीकेशन शेल बी फाइल्ड, डिफॉल्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी फॉर दिस एग्जैक्ट पीरियड। तो ये बार लगाता है कि इस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। हाँ, तो फिर इस ये बार इसलिए लगाया, मेन पर्पस इसका सेक्शन 10A का ये था कि जो भी कोरोना में जो भी हमारा जो कंपनी थी वो कोविड में जो भी कंपनी थी, तो फिर वो सारी शटडाउन होने के उस पे थी, कगार पे थी। तो फिर वो सारे लिक्विडेशन प्रोसेस को सेव करने के लिए उन्होंने सेक्शन 10A पे कोई भी बार नहीं लगाया कि कोई भी प्रोसीडिंग्स, हमारी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है। सेक्शन 11 पर्सन नॉट इंटाइटल, हाँ सेक्शन 11, अब हमें सेक्शन 5, 6, सेक्शन 6, 7 और 8 और 9 तक हमने पढ़ा। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 तक हमने पढ़ा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 11 बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। पहला तो है कॉर्पोरेट डेटर, जो ऑलरेडी CIRP के प्रोसेस में जा रहा है। PPIRP मैंने आपको बताया इसमें 10 लाख की है, इसमें 1 करोड़ की है। इसमें ये डिफरेंस होता है, ये MSME के लिए होता है। तो फिर अगर कोई ऑलरेडी इस प्रोसेस में जा रहा है तो उसके ऊपर दोबारा आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, ऑफकोर्स रेस जुडिकेटा वाला। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑफ अ CD जो पहले ही PPIRP प्रोसेस में है, अगर रेजोल्यूशन प्लान आपका 12 मंथ्स के अगो अगर अप्रूव हुआ है तो आप दोबारा नई एप्लीकेशन फाइल करते हैं CIRP के लिए। अभी तो क्योंकि आपका वो करा था, और अगर आपने रेजोल्यूशन प्लान 12 मंथ्स एगो करा और उसे वायलेट कर दिया तब भी आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते फॉर रेजोल्यूशन, तब तो आप अपना वो करो। और अगर कोर्ट ने लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया है तो यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है। इसमें पहले बोल रहा है कि अगर आपका प्रोसेस में है कंपनी रेजोल्यूशन प्लान फॉर्म करने के लिए, CIRP प्रोसेस के लिए, PPIRP प्रोसेस के लिए, तो आप प्लीज मत फाइल करो। फिर अगर आपके फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है वो अगर PPIRP प्रोसेस में जा रहे हैं तो भी मत फाइल करो MSME में। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन अगर आपका 12 मंथ्स एगो, ये टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है, 12 मंथ्स एगो है, तो फिर आप प्लीज अपना रेजोल्यूशन प्लान मत फाइल करो। वायलेट्स करता है कोई 12 मंथ्स एगो को, तब भी आप रेजोल्यूशन प्लान मत फाइल करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, नथिंग इन दिस सेक्शन प्रिवेंट्स टू इनिशिएट अगेंस्ट अनदर पर्सन। आप अनदर पर्सन के खिलाफ फाइल कर सकते हो, पर आप सेम उसमें नहीं फाइल कर सकते इन सारी चीजें। तो अगर आपको लिक्विडेशन के ऑर्डर दे दिया कि कंपनी ने बोल दी, वो कोर्ट ने बोल दिया इनक्लैट ने कि आप भाई ड्राउन ही कर रहे हो, आप सिंक ही कर रहे हो, तो आप दोबारा से रेजोल्यूशन प्लान नहीं मांग सकते। क्योंकि मेन CIRP का मेरे हिसाब से देखो तो एक ही वो है कि आइदर यू सेल आइदर यू सिंक। तो अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो गया तो यू विल सेल, एंड इफ इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड लिक्विडेशन का, देन यू विल सिंक, डेफिनेटली सिंक, देयर इज नो अदर रेमेडी। ठीक है। सेक्शन 12 बात करता है टाइम लिमिट और कंप्लीशन ऑफ CIRP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज हम लोग 12A तक ही कर पाएंगे हैं। प्रोसेस कब CIRP का स्टार्ट हो रहा है, मैं सोच रही हूँ अभी एंड कर दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊँ। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पर ही वीडियो एंड कर दूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ। शायद इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि अगर मैं ये वाली वीडियो एक्सटेंड करूँगी तो 45 मिनट्स की हो जाएगी, और मेरा मोटिव रहता है कि 30 मिनट्स की एक वीडियो है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे डील करती हूँ मैं इसको।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ये पूरा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। ओके चलो आज वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आईबीसी की। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, कीप ड्रिंकिंग कॉफी, स्टे अवेक एंड कीप हसलिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करिए, और भी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस है चेक करिए। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई मेरी वीडियो में पहुंचता होगा, बट अगर अच्छी लग रही है तो आप देख लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।